नमस्कार, मेरा नाम है नील परमार। दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कश्मीर में जो आतंकी घटनाएं फिर से देखने को मिल रही हैं, उस विषय में। हाल ही में कश्मीर में कुछ आतंकवादी घटनाएं हुई जिनमें नागरिकों को टारगेट किया गया आतंकवादी संगठनों द्वारा। वो टारगेट किए गए ये कहते हुए कि वो सरकार के साथ काम कर रहे हैं, या फिर वो टारगेट इस आधार पर किए गए कि वो वहाँ के माइनॉरिटी रिलीजन को बिलॉन्ग करते हैं, कश्मीरी पंडित हैं, सिख हैं, इस आधार पर उनको टारगेट बनाया गया। तो इन सब के चलते कश्मीर एक बार फिर से चर्चा का विषय है। हमारी चर्चा का प्रारूप ये होगा कि वो खबर है क्या, वर्तमान स्थिति कश्मीर की क्या है, उसका हम थोड़ा ऐतिहासिक संदर्भ भी जानेंगे। उस संदर्भ में हम कश्मीर की आतंकवादी गतिविधियों, उससे उत्पन्न होने वाली चुनौतियों की चर्चा करेंगे। इस सब के परिप्रेक्ष्य में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आगे की राह क्या हो सकती है, और इस आधार पर आपके सामने एक प्रश्न होगा जिस पर आप उत्तर लेखन और अपनी समझ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये पूरा विषय जो है, भारत की संप्रभुता से जुड़ा ये विषय, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा ये विषय, आंतरिक सुरक्षा जीएस पेपर 3 खंड से संबंधित है। बहरहाल, खबर जब टारगेटेड किलिंग्स कंफर्म हुई कि ये जो किलिंग्स हैं, जो आतंकवादी संगठनों द्वारा की गई हैं, वो टारगेटेड किलिंग्स हैं, सिविलियंस को एक खास तौर का मैसेज देने के लिए टारगेट किया गया है, तब भारत के गृह मंत्री और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बैठक की, ये खबर बनी। इसके अलावा एक खबर ये भी बनी कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, कहीं ये 90 का वो दौर तो वापस नहीं आ रहा जिस समय इस तरह की घटनाएं ना सिर्फ आम हो गई, बल्कि इसने वहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में इतना भय व्याप्त कर दिया कि 90 के पूरे दशक ने वो शर्मनाक दौर देखा जब कश्मीर से बड़ी संख्या में पलायन हुआ और आतंकवाद में इजाफा हुआ। तो इस चलते भी ये खबर चर्चा में रही। आतंकवादी इस बार भी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मैसेजिंग है वो ये है कि अल्पसंख्यक समुदाय फिर से सुरक्षित नहीं है। ध्यान दीजिए कि अल्पसंख्यक समुदाय कहीं पर भी, उसकी सुरक्षा ही उस जगह पर कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है का निर्णायक पैमाना होती है। तो अगर कश्मीर में वो सुरक्षित नहीं है, तो आतंकवादी संगठन ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि कश्मीर में रूल ऑफ लॉ नहीं है, विधि का शासन नहीं है। तो इसलिए भी अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। उद्देश्य क्या हो सकता है कि सरकार का उस पे ध्यान आकर्षित किया जाए। ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि क्योंकि कई तरह की पॉलिटिकल प्रोसेसेस रुकी हुई हैं कश्मीर में, तो वो संगठन चाहते हैं कि कश्मीर सरकार की नज़रों में नॉर्मल ना हो जाए, इसलिए उनका ध्यान आकर्षित करना है। या फिर ये प्रतिक्रिया है जो कि सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों के कारण, जिनके कारण आतंकवाद पर लगाम लग चुकी है, तो उनकी प्रतिक्रिया के रूप में ये घटनाएं हो रही हैं। और इन घटनाओं से क्या रणनीतिक दुविधाएं जुड़ी हुई हैं, इसमें क्या बाहरी कारक जुड़े हुए हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। बहरहाल, हम थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं अनुच्छेद 370 का, कश्मीर का, धारा 35A का। तो उसके संदर्भ में हमें हालिया आतंकी घटनाओं का परिप्रेक्ष्य समझ में आ जाएगा। तो बहरहाल, जब भारत आजाद होता है 1947 में, तो 565 रियासतों में से 3 रियासतों में समस्या रह जाती है, हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़। बाकी 2 समस्याएं सुलझ जाती हैं। कश्मीर का मसला थोड़ा आगे बढ़ जाता है क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान से सीधी सीमा साझा करता है, और तत्कालीन जो रणनीतिक निर्णय लिए गए हाल के समय में, अगर हम पीछे मुड़कर सिंहावलोकन करें, तो कह सकते हैं कि उन निर्णयों की वजह से भी कश्मीर का मामला थोड़ा लंबा खिंचा। बहरहाल, जब कश्मीर के तत्कालीन महाराज हरि सिंह भारत के साथ और पाकिस्तान के साथ, दोनों के साथ एक स्टैंडिल एग्रीमेंट साइन करते हैं। ये स्टैंडिल एग्रीमेंट के साइन होने के बावजूद 1947 के ही अक्टूबर महीने में कबायली हमला पाकिस्तान की तरफ से होता है। इस कबायली हमले से उद्वेलित होकर हरि सिंह जम्मू पलायन करते हैं और जम्मू में वो भारत के साथ असेशन यानी भारत में विलय की संधि वो
उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं और जैसे ही भारत में कश्मीर का विलय हो जाता है, पूर्ण जम्मू और कश्मीर का विलय, तब से जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा, आधुनिक भारतीय राज्य का हिस्सा बन जाता है। लेकिन उसके बाद जो भारतीय सेना वहां पे जाती है, 1 वर्ष से कुछ अधिक समय तक युद्ध चलता है और जब युद्ध विराम होता है, पाकिस्तान के हिस्से में कश्मीर का कुछ हिस्सा रह जाता है और एक बड़ा हिस्सा भारत के हिस्से में रहता है। तो ये कश्मीर का इतिहास रहा। उसके बाद जब वहाँ की संविधान सभा बैठती है, जो 1951 से 1954 के बीच बैठती है, 1951 से 1954 के बीच जम्मू और कश्मीर का संविधान तैयार होता है। उस संविधान के तैयार होने के बाद भारत के राष्ट्रपति ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किया। कई इस तरह के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कश्मीर के विषय में जारी किए गए। 1952 में भी किया गया था, 54 में भी किया गया और बाद के सालों में भी किए गए। बट 54 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होता है, उसके तहत कश्मीर भारत का अंग तो है ही, जो कि जम्मू और कश्मीर का संविधान, जो संविधान सभा ने बनाया, वो भी कहता है। साथ ही एक आर्टिकल भारत के संविधान के अपेंडिक्स 1 में जोड़ा गया, 35A, जिसके तहत वहां की राज्य सरकार को यह अधिकार था कि वहां के परमानेंट सिटीजन्स कौन होंगे, प्रॉपर्टी राइट्स किनके पास होंगे, स्कॉलरशिप स्कीम्स का फायदा कौन लोग उठा सकेंगे। इस तरह के अधिकार वहां की राज्य सरकार को, वहां की लेजिस्लेचर को दिए गए। तो ये था 35A का इतिहास। 370 धारा जो थी, इसी के जब कश्मीर का भारत में विलय हुआ और वहां की संविधान सभा ने इस विलय को स्वीकार किया, तो भारत के संविधान में आर्टिकल 370 के तहत भारत में कश्मीर के विलय से संबंधित प्रावधान जोड़े गए। उसमें यह था कि कश्मीर की 4 मेन चीजें, जो कि है वहाँ का डिफेंस, वहाँ का कम्युनिकेशन, वहाँ का फिनेंस और वहाँ का जो विदेशी संबंध है, इन पर केंद्र सरकार के नियम सीधे सीधे लागू होंगे। बाकी जो भी नियम होंगे उन पर पहले राज्य सरकार निर्णय लेगी, उसके बाद वो वहां पर लागू होंगे। तो ये 370 और 35A का संक्षिप्त इतिहास था। इसके चलते इसके कई क्रिटिसिज्म भी हुए। कहा गया कि देश में अलगाववाद प्रमोट किया गया है, क्योंकि एक ही देश में एक तरीके से 2 विधान लागू हैं, वहां का एक अपना अलग संविधान लागू है। तो इसको लेकर एक लंबी रस्साकशी का दौर रहा। अंततः 2019 में एक नए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा 370 के सारे जो पुराने प्रावधान थे उनको बदल दिया गया और 35A को हटा दिया गया। इन इफेक्ट ये अब लागू नहीं है। तो यानी कि उससे क्या बदलाव है, हम एक बार देख लेते हैं। तो उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत जो भारत के पास जम्मू और कश्मीर का इलाका है, उनको 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। जम्मू और कश्मीर की एक यूनियन टेरिटरी और लद्दाख की एक यूनियन टेरिटरी, क्योंकि लद्दाख के लोगों का अक्सर ये कहना था कि जम्मू कश्मीर के पूरे मसले में हमारे डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इस बात पर ध्यान देते हुए भी और दूसरे सामरिक कारणों से भी इसको एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इसके पास अपनी असेंबली नहीं है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर को भी अभी यूनियन टेरिटरी ही रखा गया है, लेकिन विद असेंबली, यानी उसके पास एक असेंबली है। उदाहरण के तौर पर जैसे दिल्ली के पास, दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है लेकिन उसके पास अपनी असेंबली है। पौंडीचेरी एक यूनियन टेरिटरी है लेकिन उसके पास अपनी असेंबली है। तो उस तरीके से जम्मू कश्मीर के पास अपनी असेंबली रही। तो बदलाव क्या आया इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद, कि अब डुअल सिटीजनशिप नहीं रही। कश्मीर के नागरिक को डिफाइन करने की जो ताकत स्टेट गवर्नमेंट के पास थी, और ध्यान दीजिए कि इस ताकत के कई बुरे पक्ष थे, कई सारे बुरे पक्ष थे। ये अपने आप में पितृसत्तात्मक थी। उदाहरण के तौर पर कोई भी महिला वहां से अगर कहीं बाहर शादी कर लेती थी तो उसको कश्मीर का नागरिक नहीं माना जाता था। तो इस तरीके से पितृसत्तात्मक भी थी, वो जातिवादी भी थी। उदाहरण के तौर पे कई कम्युनिटीज को वहां पे लाकर बसाया गया था कश्मीर में, लेकिन उनको कहा गया था कि आप नागरिक माने जाएंगे, लेकिन तभी माने जाएंगे जब आप वही काम करते रहेंगे जिस काम के लिए आपको जम्मू कश्मीर में लाके बसाया गया है। इस तरीके से कई मानवीय आधार पर भी उसमें समस्याएं थी कि जो कई रेफ्यूजीज वेस्ट पाकिस्तान से कश्मीर में आके बसे थे, इतने सालों के बाद भी उनके पास वहां पर अधिकार नहीं थे। जो नागरिक के संपूर्ण अधिकार होते हैं वो जम्मू कश्मीर में उनके पास नहीं थे। तो ये प्रावधान अब हट चुका है।
अब डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट कश्मीर में नहीं है। इसके अलावा अब सेंट्रल लॉज भी सीधे अप्लाई हो सकते हैं। पहले राज्य सरकार को उनको रेटिफाई करना होता था, उन पर एग्रीमेंट जताना होता था। जम्मू कश्मीर के लिए कोई अलग से अब लॉज नहीं बनेंगे। भारतीय सिटीजन्स भी जो दूसरे राज्यों से हैं वहां पे लैंड और प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसके लिए वहां पे और नियम बनेंगे, लेकिन लैंड और प्रॉपर्टी वहां पे खरीद सकते हैं। मोटा मोटा ये नियम है। 2 झंडे जो अब तक कश्मीर के चले आ रहे थे, कश्मीर का एक अलग झंडा, भारत का एक अलग झंडा, वो समाप्त कर दिया गया प्रावधान। इलेक्शन हर 5 साल पे होंगे। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पक्ष है कि कश्मीर में इलेक्शन 6 सालों में हुआ करते थे। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि जब इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई, जो कि 1977 तक चली, तो इस बीच में इंदिरा गांधी ने कहा कि अब लोकसभा का कार्यकाल 6 साल होगा। इसको लेकर संविधान में संशोधन कर दिया गया, नियम बन गया। इसको तुरंत जम्मू कश्मीर की तत्कालीन जो सरकार थी, राज्य सरकार थी, उसने रेटिफाई कर दिया। यानी जम्मू कश्मीर में भी फिर 6 साल में असेंबली इलेक्शन होने लगे। उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई तो जनता पार्टी ने इस नियम को खारिज कर दिया। संविधान में कई संशोधन जो हुए थे उनको एक तरीके से निरस्त किया गया। और लेकिन जब वो निरस्त हो गया, यानी कि 6 साल के कार्यकाल को वापस 5 साल कर दिया गया पूरे देश में, फिर भी जम्मू कश्मीर में 6 साल वाली परंपरा जारी रही, क्योंकि वहां की राज्य सरकारों ने इस नए नियम को रेटिफाई नहीं किया। लेकिन अब आज से कहने का मतलब है कि जब से 2019 के इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद से अब 5 साल में वहां पे चुनाव हो सकेंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की जो पावर है केंद्र सरकार के पास आर्टिकल 360 के अंतर्गत, वो भी अब कश्मीर पे लागू हो सकेगा। और पुलिस जो है, जैसा कि कई यूनियन टेरिटरीज में होता है, पुलिस अब सीधे सीधे केंद्र द्वारा कंट्रोल की जाएगी। तो ये सब बदलाव धारा 370 के एक तरीके से उन्मूलन के बाद हुए हैं। एक बार हम कश्मीर की स्थिति को भी देख लेते हैं। ये वो मैप है जो हालिया समय में जो सीमा पर स्थितियां हैं उनको दर्शाता है। भारत का कहना है, और ठीक कहना है, कि संधि के तहत जो विलय संधि महाराज हरि सिंह ने की थी, उन अधिकारों के तहत तो पूरा जम्मू और कश्मीर का विलय भारत में हुआ है। लेकिन अलग अलग समय पर जो परिस्थितियां बनी, जैसे कि 1947 के कबायली हमले के बाद कश्मीर के कुछ हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा हुआ। जिस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा हुआ, पाकिस्तान ने उसको 2 हिस्सों में रखा। एक को अपने उसने गिलगिट बाल्टिस्तान प्रोविंस के साथ जोड़ दिया, और दूसरे हिस्से को एक अलग राज्य बना दिया, जिसको वो आजाद कश्मीर कहता है, जो असल में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। और यही सीमा है जो LOC की सीमा है, लाइन ऑफ कंट्रोल की सीमा है। इसके अलावा एक हिस्सा चीन से दोस्ती बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने चीन को दे दिया, जो सक्शगाम वैली का हिस्सा है। और इसीलिए भारत के लिए सियाचिन ग्लेशियर, जिसको ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत बाना सिंह के नेतृत्व में भारत ने जिस पर अपना स्वामित्व क्लैरिफाई किया, उस सियाचिन ग्लेशियर की महत्ता इसी में है कि वो सक्शगाम वैली चीन और भारत के हिस्से के कश्मीर के बिल्कुल ट्राई जंक्चर पर आता है। तो ये सियाचिन ग्लेशियर है। और इसके अलावा 1962 के युद्ध में चीन ने भी भारतीय कश्मीर के कुछ हिस्से, जिसको अक्साई चिन कहा जाता है, उस पर कब्जा कर रखा है। तो ये कश्मीर के हिस्से की, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के हिस्से की हालिया स्थिति है। अब कश्मीर में देखा जाता है कि जो संघर्ष है वो 1947 से ही जारी है। इसको लेकर कई युद्ध हुए। 47 में एक कबायली हमला हुआ, 65 में एक युद्ध हुआ, 1971 में एक युद्ध हुआ, 99 में कारगिल का युद्ध हुआ। इन कई युद्धों से हमें समझ में आता है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक अहम मुद्दा है। पाकिस्तान ने कई बार कोशिशें की कि वो युद्ध के तहत स्टैंडर्ड वॉर में हिंदुस्तान को हरा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो फिर प्रायोजित आतंकवाद का एक सिलसिला शुरू हुआ। उस सिलसिले में सबसे पहले जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का इस्तेमाल हुआ। 1960 के दशक में इस आतंकवादी संगठन का उदय हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे पाकिस्तान ने पाया कि ये संगठन उसके उसूलों के साथ पूरा फिट नहीं बैठता, क्योंकि ये संगठन कहता है कि हमें आज़ाद कश्मीर चाहिए, पाकिस्तान में विलय नहीं चाहिए। फिर ये सेकुलर कश्मीर की भी बात करता था। तो फिर पाकिस्तान ने एक नए संगठन को एस्टैब्लिश करने में सहायता की, हिजबुल मुजाहिदीन। 1990 में उसका उदय हुआ। उसके बाद कश्मीर में जब 1980 के दशक में हालात कुछ और खराब हुए,
और आरोप लगा कि कई इलेक्शंस रिग्ड हैं, तो उसके बाद आतंकवाद का एक नया सिलसिला शुरू हुआ और 1987 में लश्कर-ए-तैयबा की स्थापना हुई और फिर 2000 में साल 2000 में जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना की गई। ये सब के सब पाकिस्तान प्रायोजित या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई प्रायोजित आतंकवादी संगठन माने जाते हैं। इसके अलावा भी कश्मीर में कई चरमपंथी समूह सक्रिय हैं। जैसे हाल ही में जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, इसका जिम्मा भी कुछ ऐसे ही फ्रिंज इंस्टीट्यूट, जिनको फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन कहा जा रहा है, जिनको उन संगठनों ने लिया है, लेकिन फिर भी वो मुख्य रूप से इन्हीं में से किसी संगठन द्वारा प्रायोजित होती हैं। जैसे हाल की घटना को कहा जा रहा है कि ये मुख्यतः लश्कर-ए-तैयबा द्वारा प्रायोजित है। तो फिर ऐसा बदलाव क्या हुआ है कि आतंकवादी घटनाओं में इतना इजाफा हो गया है? लोगों का मानना है कि जो आतंकवादी घटनाएं हैं, उनमें कमी देखने में आ रही है। कई ऐसे कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं जो सामरिक तौर पर भारत की सीमा सुरक्षा को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, वहीं कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे जो अलगाववाद है उस पर रोक लगाई जा सके। तो उनके चलते कमी आ रही है हिंसा में, और उस हिंसा की कमी के चलते, उस हिंसा की जो ग्राफ एक बार उठा था, क्योंकि वो वापस नीचे की ओर जा रहा है, तो उस कमी से चलते हताशा का भाव आतंकवादी संगठनों में है या उन खुफिया एजेंसीज में है जो इस आतंकवाद को प्रायोजित करती हैं। तो अब ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है जिससे भय का माहौल बने और इस तरह की चीजें लगातार खबरों में आए। तो ऐसे में चुनौतियां हम क्या-क्या देख सकते हैं इस पूरी खबर के बाद? कि पहले तो कश्मीर की जो राजनीतिक प्रकृति है, जम्मू और कश्मीर की, जिसमें कई संगठन हैं, इसमें कई राजनीतिक पार्टियां हैं, कई गैर राजनीतिक संगठन भी हैं, जिनकी इंटरप्रिटेशन अलग-अलग है कश्मीर के पॉलिटिकल स्वरूप को लेकर। तो वो राजनीतिक प्रकृति जो है कश्मीर की, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की, वो एक चुनौती प्रस्तुत करती है हमारे सामने। इसके अलावा जो बाहरी कारक हैं, बाहरी कारक में एक मुख्य कारक है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, जिसका मानना है कि उसके द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर तो उसकी लेजिटिमेसी खारिज हो जाती है अगर कश्मीर उसके पास नहीं आ पाता। तो उसने इसको लेजिटिमेसी का प्रश्न बना लिया है, और बड़ा प्रश्न इसलिए भी बना लिया है क्योंकि लेजिटिमेसी तो एक तरीके से तभी खारिज हो गई जब 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश टूट गया। तो जो इनका द्विराष्ट्र का सिद्धांत था, उसके चलते पाकिस्तान एक चुनौती है कश्मीर के विषय में। इसके अलावा चीन भी एक चुनौती है, क्योंकि ना सिर्फ अपने पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंधों के कारण चीन एक चुनौती है कश्मीर के मसले पर, लेकिन साथ ही अक्साई चीन के इलाके को लेकर कश्मीर में चीन एक चुनौती है। इसके अलावा जो अवसंरचनात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाइना कर रहा है पूरे विश्व में, और उसका एक हिस्सा जो कश्मीर से होके गुजर रहा है, उसके चलते भी चाइना एक चुनौती है इस पूरे विषय में। अब एक नई चुनौती अफगानिस्तान के कारण भी जुड़ गई है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो गया है, एक तरीके से तालिबान काबिज हो गया है, और तालिबान पर साफ-साफ पाकिस्तान की पकड़ मानी जाती है, पाकिस्तान का उसके सर पर हाथ है, और साथ ही चाइना के भी संबंध तालिबान के साथ ठीक है बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में अफगानिस्तान के चलते भी नए बाहरी कारक इस पूरे विषय के साथ जुड़ते जा रहे हैं। इसके अलावा कश्मीर में सांप्रदायिकता की राजनीति जिस तरीके से की जाती रही है, वो भी उस पूरे माहौल में नई चुनौतियां दे देती है। कश्मीर में दंगों का एक पुराना इतिहास रहा है, और पहली बात तो दंगे कभी हो ही नहीं जाते, दंगे हमेशा किसी ना किसी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। दंगों का अपना एक ऑर्गेनाइजेशनल स्वरूप होता है, और वो स्वरूप क्योंकि कश्मीर में प्रेवलेंट रहा है अलग-अलग तरीकों से, ना सिर्फ दंगों के रूप में, बल्कि जिस प्रकार से वहां पे ध्रुवीकरण की राजनीति अलग-अलग तरीकों से की जाती है, वो भी वहां पे चुनौती बढ़ाता है। इसके अलावा कश्मीर में जो आर्थिक पिछड़ापन है, तो कश्मीर का जो जिस प्रकार की ज्योग्राफी है, वहां पर जिस भी तरह के डेवलपमेंट हो सकते थे, उदाहरण के तौर पे टूरिज्म सेक्टर में डेवलपमेंट हो सकते थे, कुछ खास तरह के इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट हो सकते थे, वो सब नहीं हो पाए हैं, क्योंकि पिछले 5-6 दशकों के आतंकवाद ने आर्थिक रूप से उस राज्य को खोखला किया है। तो आर्थिक पिछड़ापन भी एक चुनौती है, और ये गरीबी और ये आर्थिक पिछड़ापन आतंकवाद के पनपने के लिए एक बहुत फर्टाइल ग्राउंड प्रोवाइड करता है। इसके अलावा
आतंकवाद विरोधी अभियान जो चलाए जाते रहे हैं, इनको चलाने की नीयत भले ही बहुत अच्छी रही हो, लेकिन जब एक बहुत लंबे समय तक ये अभियान खिंच जाते हैं, तो उनसे संबंधित समस्याएं भी आ जाती हैं, उनसे संबंधित मानवाधिकार की समस्याएं आती हैं, उनसे संबंधित ये सवाल उठता है कि रूल ऑफ लॉ वहाँ पे कितना कायम है। भले ही इन अभियानों को रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करने के लिए ही चलाया जा रहा हो। तो ऐसे में ये सब चुनौतियां हमारे सामने हैं। तो फिर आगे की राह क्या हो? पहली बात तो ये है कि हमें सभी हितधारकों को साथ लाना होगा, और सभी हितधारक में वे भी आते हैं जिनकी विचारधारा से भले ही आपका मैतज्ञ ना हो, लेकिन जब तक वो मोटा-मोटा रूल ऑफ लॉ को, देश के संविधान को मानने की बात करते हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनकी बात को समझ सकते हैं, आप उनको अपनी बात समझा सकते हैं। ऐसे सभी हितधारकों को साथ लाना होगा। इसका एक उदाहरण हमने देखा था कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के एजेंडा पर एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, जिसमें जम्मू और कश्मीर की सभी बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टीज, लगभग सभी मेन स्ट्रीम पार्टीज शामिल थी। इस प्रकार की चीजों को हमें और करना होगा। इसके अलावा जो विविधताएं हैं, उनका सम्मान करना होगा। वो विविधताएं धार्मिक तो हो ही सकती हैं, इसके अलावा वो वैचारिक भी हो सकती हैं। तो अगर हमें वो विचार पसंद नहीं भी है, तो हमें उन पर कोई ऐसे तमगे नहीं लगा देने जिसके चलते आगे कभी उनसे बात ही ना हो सके। तो एक कहावत भी है, एक शेर भी है कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन इतनी गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो विविधताओं का सम्मान बहुत जरूरी है। इसके अलावा अल्पकालिक राजनीतिक लाभ से हमें दूर हटना है, क्योंकि कश्मीर का इतिहास ये बताता है कि कई बार कुछ ऐसे निर्णय लिए गए जो कुछ दूसरे तरीकों से लिए जा सकते थे, वहां की दीर्घकालिक परिस्थितियों को ध्यान में रख के लिए जाने चाहिए थे। तो ऐसे में अल्पकालिक लाभ को ध्यान में रखकर कोई राजनीतिक निर्णय वहां पे नहीं लिया जाना चाहिए किसी भी पार्टी द्वारा जो इस कश्मीर के विषय से संबंधित है। इसके अलावा कश्मीर की कई पीढ़ियां जो इस दंश को झेलती रही हैं, उन पीढ़ियों का जो शिक्षा और रोजगार संकट में रहा है, उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि अगर शिक्षा और रोजगार नहीं है, तो ऐसी पूरी पीढ़ी को हम मुहैया करा देते हैं उन संगठनों के सामने फायदा उठाने के लिए। तो कश्मीर में शिक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और वहां की आर्थिक उन्नति, अगर कोई भी जगह आर्थिक रूप से संपन्न है, तो राजनीतिक समस्याएं हो सकता है फिर भी रहें, लेकिन उनको प्रेजेंट करने का जो तरीका है, उसमें आमूल-चूल परिवर्तन आ जाता है। अगर कोई भी जगह आर्थिक रूप से बहुत विपन्न है, तो हम पाते हैं कि अक्सर वहां पे जो राजनीतिक असहमतियां हैं, वो हिंसात्मक रूप से प्रेजेंट होती हैं। लेकिन अगर वो आर्थिक रूप से संपन्न है, तो बातचीत हमेशा समाधान की तरफ बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि वो आमूल-चूल परिवर्तन राजनीतिक व्यवस्था में ही कर देने या फिर दूसरी तरह की अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा ऐसे में नहीं मिल पाता है। इसलिए आर्थिक उन्नति पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, अगर हमें आगे की राह को ध्यान में रखना है। इसके अलावा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से जब पूछा गया था कि कश्मीर को लेकर आपका एजेंडा क्या होगा? क्या आपका एजेंडा वही होगा जो पार्टी का एजेंडा है? तो उन्होंने एक नारा दिया था कि कश्मीर के लिए कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत। ये नारा तो हमने कई बार सुना है। इसका मतलब क्या है? जमहूरियत तो हम साफ तौर पे समझ सकते हैं, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। तो वहाँ की सारी, और डेमोक्रेसी का मतलब केवल चुनाव नहीं होता। डेमोक्रेसी एक जीवन शैली भी है, एक विचार शैली भी है। तो जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी यानी कि वहाँ पर लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना होगा। लोकतंत्र से इतर वहाँ समाधान खोज पाना बहुत मुश्किल होगा, ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी का मानना था। इंसानियत भी बहुत साफ है कि हमारी आइडियोलॉजीज अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन पहली जो लड़ाई है, वो गरीबी और भुखमरी के खिलाफ लड़ी जानी है, कश्मीर में, पूरे भारत में और यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी। तो इंसानियत वो दूसरा पिलर है, जिस पर कश्मीर पर की आगे की राह टिकी होनी चाहिए। और तीसरी है कश्मीरियत। कश्मीर का अपना इतिहास कई समस्याओं से भरा रहा, ऐसा हमने देखा, लेकिन वो एक यशस्वी इतिहास भी है। कश्मीर ही वो जगह है जहाँ पर भक्ति आंदोलन के बड़े-बड़े ऋषि देखे गए, जिसको अपने इतिहास के ग्रंथों में लिखते हैं। जहाँ पे मुसलमान जिसको लाल देद कहते हैं, उनको हिंदू लल्लेश्वरी कहते हैं। जहाँ पे मुसलमान जिनको नूरुल ऋषि कहते हैं,
उनको, जहाँ पे हिंदू जिनको नूरुल ऋषि कहते हैं, मुसलमान उनको नूरुद्दीन कहते हैं और दोनों ही उनको मानते हैं, उनमें आस्था रखते हैं। तो कश्मीरियत का एक बड़ा ही यशस्वी इतिहास है। तो कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत, जिसको भारत के अभी के प्रधानमंत्री भी दोहराते रहे हैं और सभी लोगों ने इसमें आस्था जताई है, तो ये भी आगे की राह का एक थ्री प्रॉन्ग्ड पिलर हो सकता है। तो इस पूरी बात को जान लेने के बाद एक प्रश्न है आपके लिए जिस पर आपको सोचना चाहिए और लिखने की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए कि वर्तमान में कश्मीर समस्या के विभिन्न पहलुओं का विवरण देते हुए कश्मीर के संदर्भ में आगे की राह की चर्चा करें। तो इस प्रश्न पर आप सोचें, इस पर उत्तर लेखन करें। मिलते हैं अगली कड़ी में।